नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की, संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता दोहराई। ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। जर्मनी ने सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की इजरायल की योजनाओं पर चिंता जताते हुए उसे हथियारों का निर्यात निलंबित किया। दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के कृषि मंत्रियों के बीच सियोल में 7 वर्ष के अंतराल के बाद वार्ता हुई। और बलूचिस्तान ने आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने हाल के घटनाक्रम पर श्री ज़ेलेंस्की का पक्ष सुना। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की नीतियों के बारे में श्री ज़ेलेंस्की को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने संभावित परमाणु खतरे पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा है कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय साझेदारी में शामिल देशों के साथ एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय मिशन ने आज फिजी सरकार को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज प्रदान किए। ये फिजी को भेजे गए बीजों की पहली खेप थी। सुबह स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। भारत की पूर्वी एशियाई देशों के साथ साझेदारी के अंतर्गत फिजी को ये कृषि उत्पाद उपलब्ध कराया गया है। यमन और सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ सुहेल खान ने यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद PLC के अध्यक्ष डॉ रशद अल अलीमी से मुलाकात की। मिशन के उप प्रमुख श्री अबू माथेन और प्रथम सचिव ऋषि त्रिपाठी के साथ राजदूत खान ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की और देश की लगातार चुनौतियों के बावजूद यमन के साथ भारत के निरंतर सहयोग पर जोर दिया। भारत यमन संघर्ष में तटस्थ रुख बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की है कि सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में फलस्तीनी देश को औपचारिक मान्यता देगा। यह ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। ये निर्णय फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया के विचार के अनुरूप है। ये फलस्तीनी देश को मान्यता देने के उनके इरादों का संकेत भी है। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में 2 देशों के समाधान की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय गति को बढ़ावा देना है। अल्बनीज की लेबर सरकार के भीतर कई सप्ताह के आंतरिक दबाव और गाजा में मानवीय संकट पर लोगों की बढ़ती चिंता के बाद ये घोषणा की गई है। अल्बनीज ने कहा है कि उन्होंने पिछले सप्ताह इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लंबी चर्चा की थी। चर्चा के दौरान उन्होंने इस संघर्ष के सैन्य समाधान के बजाय राजनीतिक समाधान का पक्ष लिया। गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों की बढ़ती आलोचना के बीच ये निर्णय लिया गया है। गाजा के स्वास्थ्य प्राधिकरण और भुखमरी और विस्थापन की व्यापक रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों में 61,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा हाल ही में घोषित गाजा में नए सैन्य हमलों की योजना की भी निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए दिव्या तोमर। जर्मनी ने गाजा पट्टी में इजरायल के सैन्य अभियानों के विस्तार पर चिंता व्यक्त करते हुए इजरायल को हथियारों का निर्यात रोकने की घोषणा की है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि यह निर्णय गाजा में बिगड़ते मानवीय संकट के कारण लिया गया है। जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा है कि अमेरिका और रूस के बीच किसी भी समझौते में यूक्रेन और यूरोपीय संघ को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों देश यूक्रेन में संघर्ष विराम के संभावित समाधान पर बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
नीति प्रमुख कल्लास ने कहा कि आज यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इससे पहले शनिवार को यूरोपीय नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि यूक्रेन संकट के किसी भी राजनयिक समाधान में यूक्रेन और यूरोप दोनों के सुरक्षा हितों की रक्षा होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने की 15 तारीख को अलास्का में मुलाकात कर यूक्रेन में संभावित युद्ध विराम पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2021 के बाद से यह दोनों नेताओं के बीच पहली वार्ता होगी। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के उप महानिदेशक ईरान का दौरा करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इस वर्ष जून में ईरान की संसद द्वारा अनुमोदित एक नए ढांचे के अंतर्गत भविष्य के सहयोग पर बातचीत करना है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस यात्रा के दौरान ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों का कोई निरीक्षण करने की योजना नहीं है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के कृषि मंत्रियों के बीच आज सोल में 7 वर्ष के अंतराल के बाद वार्ता हुई। ये बैठक कोविड महामारी के कारण आंशिक रूप से स्थगित थी। वार्ता इंचियोन में पहले आयोजित 2025 एपेक खाद्य सुरक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के बाद हुई। मंत्री खाद्य सुरक्षा, पशु रोगों से निपटने और टिकाऊ खेती सहित कृषि संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। त्रिपक्षीय बैठक में मंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जानकारी साझा करने और सहयोग के महत्व पर सहमति व्यक्त की। श्रीलंका 2022 के उन अनुबंधों के पुनर्गठन पर विचार कर रहा है जो देश के दिसंबर 2024 के व्यापक ऋण पुनर्गठन से बाहर रह गए थे। एक वक्तव्य में कहा गया है कि ये श्रीलंका के सबसे बुरे आर्थिक संकट से उबरने का प्रयास है। अनुबंध से बाहर रह गए समूह में हैमिल्टन रिजर्व बैंक भी शामिल है, जिसके अनुबंध में 25% की हिस्सेदारी है। कोलंबो में केलानिया विश्वविद्यालय के संस्कृत और प्राच्य अध्ययन विभाग ने पहली बार प्राचीन भारतीय वास्तुकला विज्ञान और वास्तुशास्त्र को समर्पित एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में ऑनर्स डिग्री स्नातक छात्रों के शोध और रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। बलूचिस्तान ने आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये एक वार्षिक परंपरा है जिसे जारी रखते हुए बलूच मानवाधिकार समूहों द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को चुनौती देता है। स्वाधीनता के लिए बलूच संघर्ष की ऐतिहासिक शुरुआत 1947 में हुई थी, जब कलात रियासत ने ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद स्वाधीनता की एक अल्पकालिक घोषणा की थी। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया है कि वो बिना किसी कानूनी आदेश के समारोह के दौरान बलूचिस्तान में तैनात है। भारत की रितिका ने बैंकॉक में एशियाई अंडर 22 महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही पदक तालिका में भारत ने अपना अभियान चौथे स्थान पर समाप्त किया। एक रिपोर्ट। एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अभियान का शानदार समापन किया, जहां टीम ने दोनों आयु वर्गों में कुल 27 मेडल जीते। 10 दिनों तक चले इस संयुक्त टूर्नामेंट में महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ युवा मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। भारत अंडर 19 रैंकिंग में दूसरे और अंडर 22 में चौथे स्थान पर रहा। अंडर 19 टीम ने 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 14 मेडल जीते। अंडर 22 टीम ने 4 रजत पदक जीतते हुए कुल 13 मेडल के साथ अपने अभियान का समापन किया। भारत ने 40 मुक्केबाजों का एक मजबूत दल उतारा था। आज का एकमात्र स्वर्ण पदक रितिका ने महिलाओं के 80 किलोग्राम से ज्यादा के वर्ग के फाइनल में जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की असेल टोक्तासिन को शिकस्त दी। भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगदू में 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम भार वर्ग वुशु स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में नम्रता ने फिलीपींस की क्रिजन फेथ कोलाडो को 2-0 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की, संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता दोहराई। ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। जर्मनी ने सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की इजरायल की योजनाओं पर चिंता जताते हुए उसे हथियारों का निर्यात निलंबित किया। दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के कृषि मंत्रियों के बीच सोल में 7 वर्ष के अंतराल के बाद वार्ता हुई और बलूचिस्तान ने आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।